हेलो एवरीवन, दिस इज श्रद्धा सोनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे इवोल्यूशन एरा। ठीक है, तो आज से जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज से हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर बायो का हम स्टार्ट करते हैं। बायो में भी बॉटनी से, ठीक है, और बॉटनी में भी 11th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। 11th से हम 12th की ओर चलेंगे। 11th में सबसे पहला चैप्टर जो है आपका लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करते समय बताई थी कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जीव जगत है, उससे हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर? भाई 1 से जो 2 नंबर है, ठीक है, कई बार सिलेक्शन उन्हीं नंबरों से रुक जाता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें वो 1 या 2 नंबर भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, हम सोचे कि भाई ये चैप्टर को छोड़ देते, 1 या 2 नंबर कहीं तो आता है। मान लो कि आप वही 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों है? वो 1 या 2 नंबर के लिए। वही 1 या 2 नंबर आपकी रैंक बना सकती है, वही 1 या 2 नंबर आपका सिलेक्शन करवा सकती है। सेकंड कि सेकंड इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर का? तो सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि भाई ये जो चैप्टर है वो 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अब 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी बायो की ढाल है। ठीक है, जैसे कि आपका 11th की इस चैप्टर में आपकी वो सारे टॉपिक कवर होंगी, वो सारे टॉपिक जो आप 11th के पूरे चैप्टर में पढ़ोगे और 12th में पढ़ने वाले हो, वो सारे का बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखोगे। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है इस चैप्टर का भाई कि यहाँ पे आप अपने बेसिक्स क्लियर करोगे, ताकि आप आगे आने वाले जो चैप्टर है जो इससे ज़्यादा डिटेल्ड है उनमें आपको समझ में आए, है ना। कुछ शब्दों के बारे में आप समझ जाओ, ठीक है, कुछ लैंग्वेज ऐसी है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आप फेमिलियर हो जाओ कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, इसलिए सेकंड इम्पोर्टेंस इसका ये हो जाता है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड जीव जगत। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1 या 2 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आपको दिखाई देगा, वो है साइंटिस्ट का नाम। सबसे एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट पेज में आपको ये टॉपिक दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, और बुक के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो बुक आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी को आप जितने बार जितने टाइम्स आप रिवीजन कर सको आप कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी भगवान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम है वो है अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हम सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने, ठीक है, ये है आपके विकासीय जीव विज्ञान। ये एक साइंटिस्ट है, ये एक वैज्ञानिक है जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया है। और इवोल्यूशन एक ऐसा शब्द है, विकास एक ऐसा शब्द है जो लिविंग के साथ जुड़ता है। तो हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, तो हम विकास को नहीं भूलेंगे, है ना, हम इवोल्यूशन को नहीं भूलेंगे। हमारे चैनल का भी नाम है इवोल्यूशन एरा, तो आप उसे भी ना भूलें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हाईलाइट करना है कि भाई जो अर्नेस्ट मेयर है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अर्नेस्ट मेयर जो साइंटिस्ट थे वो किस फील्ड के साइंटिस्ट थे? ठीक है, किस क्षेत्र में वो वैज्ञानिक थे? तो आप बता देंगे विकासीय जीव विज्ञान या इवोल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि जो अर्नेस्ट मेयर है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। सेकंड पॉइंट, इन्हें 20वीं शताब्दी के डार्विन भी कहा गया। ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन से तो आप सभी सहमत हो कि भाई डार्विन कौन थे? सभी को पता है डार्विन कौन थे। नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हम पढ़ेंगे, आगे आएगा। ठीक है, डार्विन जो थे वो इवोल्यूशनरी थ्योरी दी है।
उन्होंने, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। तो इन्हें जो डार्विन जो साइंटिस्ट थे ना, उनको सबसे बड़े साइंटिस्ट माना गया है, ठीक है। तो उनके बाद अर्नस्ट मेयर आते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। एक लिविंग थिंग, मतलब एक पूरे इवोल्यूशन में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, इसीलिए इन्हें 20वीं शताब्दी के डार्विन कहा गया, ठीक है। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा ऐसा क्या इन्होंने क्या बोल दिया जिसके कारण इन्हें 20वीं शताब्दी के डार्विन कहा गया। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, एक कॉन्सेप्ट दिया जो है जाति की जैविक अवधारणा, या आप जातिवाद का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको साधारण भाषा में जातिवाद का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या इसको जाति की जैविक अवधारणा। तो ये किसने दिया, ये अर्नस्ट मेयर ने दिया। ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कि भाई बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन में अर्नस्ट मेयर को आप टिक करोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अब इन्होंने देखो इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया, किसके ऊपर, स्पीसीज के ऊपर, जाति के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, ठीक है। इसीलिए इनको 3 उपाधि द्वारा नवाजा गया, ठीक है। 3 अवार्ड दे दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो पहला अवार्ड कौन था, पहला है बेल्जन प्राइज। कब मिला, तो 1983, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ईयर याद रखनी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, कब मिला, 1994, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैफोर्ड प्राइज, कब मिला, 1999, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको ईयर याद रखने की, कौन सा प्राइज कब मिला, ठीक है। ईयर वाइज पूछ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है इसमें, पहला ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो अर्नस्ट मेयर ने दिया। दूसरा कैसे वैज्ञानिक थे ये, कौन सी फील्ड के थे, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। 3 इन्हें क्या मिली, उपाधि मिली, ठीक है। 3 प्राइज मिला, इसलिए अब देखो इनको 3 प्राइज मिले, ठीक है। प्राइज के नाम हमने देख लिए, इसीलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया है। तो आपको टिक करना है अर्नस्ट मेयर, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, लिविंग वर्ड। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हमने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ लिए, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लिए। साइंटिस्ट का नाम था अर्नस्ट मेयर, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं भूलना, अभी जाके एनसीईआरटी में इसकी रीडिंग लगा लो एक बार अच्छे से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड को, जीव जगत को, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लिविंग, ठीक है। व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि भाई आप बताइए कि सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई सजीव और निर्जीव 2 चीजें होते हैं, ठीक है। एक लिविंग और नॉन लिविंग 2 चीजें होते हैं, हमने देखा है, ठीक है। तो लिविंग को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम कैसे परिभाषित करेंगे, हम किसी भी चीज को कैसे बोलेंगे कि भाई ये एक लिविंग है और ये एक नॉन लिविंग है। जैसे कि मैं एक लिविंग हूँ और ये पेन या ये बोर्ड एक नॉन लिविंग है या एक निर्जीव है, कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपके मन में बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे कि इस वजह से हम इसको लिविंग बोलेंगे, इस वजह से इसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम या एनसीईआरटी, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जाओ पता लगाओ कि क्यों मैं लिविंग हूँ और क्यों ये बोर्ड नॉन लिविंग है, ठीक है, तो आपके पास हजारों आंसर आ जाएंगे कि मैम आप इसलिए लिविंग हो, मैम ये बोर्ड इसलिए नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, जितना हमें एनसीईआरटी पढ़ा रही है उसमें ही हमें स्टक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के मुताबिक मेरे पास 5 पैरामीटर है जिससे मैं एक लिविंग को डिफाइन करूँ,
ठीक है। तो सबसे पहली बात 5 पैरामीटर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई आप सजीव को सजीव क्यों बोल रहे हो। ठीक है, पहली बात सेल, कोशिका। ठीक है, आपने देखा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक सजीव, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, ठीक है, एक कोशिकीय हो या बहु कोशिकीय हो, एक छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो और एक बड़ा सा हाथी क्यों ना हो, ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ ये बोर्ड की बात कर रही हूँ, इस पेन की बात कर रही हूँ, तो क्या ये पेन, क्या ये बोर्ड सेल का बना हुआ है? ठीक है, ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है ना। तो जो सेल से बना है, जिसके पास सेल है, भाई वो लिविंग है। आप अगर सजीव को परिभाषित करना चाहते हैं, आप एक लिविंग को डिफाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात बोलोगे सेल, कोशिका। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। दूसरी बात ये हो जाती है कि केमिकल रिएक्शन, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई सेल से मिलकर बनी होती है, उनको हम लिविंग बोल रहे हैं, उनको हम सजीव बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हो जाती है कि भाई सेल से मिलकर तो बने हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे, उनके अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही है। ठीक है, इसीलिए वो लिविंग है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो? नेक्स्ट चीज हम ये बोल सकते हैं कि भाई, नेक्स्ट चीज क्या बोल सकते हो आप? यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन तो हो गए। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसके अंदर हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये मान लो आपका एक सेल है, चलिए ये क्या है आपका? एक सेल है। ठीक है, सेल, कोशिका। ठीक है, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? इन केमिकल रिएक्शंस की क्या जरूरत पड़ी? सेल के अंदर क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये क्या करेंगे? सेल की वृद्धि, ठीक है, सेल की वृद्धि करवाएंगे, सेल का ग्रोथ करवाएंगे, इनका डेवलपमेंट करवाएंगे। ठीक है, विकास। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई बताइए कि लिविंग क्या है, सजीव क्या है, तो आपके मन में सिर्फ एक ही आंसर आएगा कि लिविंग वो है, सजीव वो है जिनके पास सेल है, जिनके पास कोशिका है, और उन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती है, और उन रासायनिक क्रियाएं, वह केमिकल रिएक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो वो सेल की वृद्धि और डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम सजीव बोल रहे हैं। इतनी जो प्रोसेस है, ये कोई निर्जीव कभी नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीव करता है। ठीक है, तो सजीव की सिंपल डेफिनेशन आपको ये मिल जाएगी। आप एक बार एनसीईआरटी में रीडिंग कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हूँ कि भाई एक सजीव को आप सजीव क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि भाई उसमें सेल है, कोशिका है, उसमें उस कोशिका में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जिस केमिकल रिएक्शन के कारण आपकी सेल की ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, वृद्धि हो रही है और विकास हो रहा है। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? लिविंग बोल रहे हैं, उसको सजीव बोल रहे हैं। ठीक है, जिन जिन में ये सारी क्रियाएं होती है, सारी प्रोसेस हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सजीव। जहां पे ये क्रियाएं नहीं हो रही है, उसको मैं क्या बोल दूंगी? नॉर्मली निर्जीव बोल दूंगी। ठीक है, चलिए ये तो हुई व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है के बारे में जानकारी। ठीक है, अब एक
ये बात आती है कि ठीक है, समझ गए हम कि भाई सजीव क्या है, लिविंग क्या है, लेकिन सजीव और निर्जीव को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आप अलग कैसे करेंगे, आप एक लिविंग और एक नॉन लिविंग को कैसे अलग करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि मैं एक लिविंग हूं और ये बोर्ड एक नॉन लिविंग है? ये जो सेल है, केमिकल रिएक्शन है, ये तो भाई इंटरनली है ना? आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो अब हम देखेंगे पैरामीटर, जो एनसीईआरटी ने 5 पैरामीटर के बारे में करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसकी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ पैरामीटर्स ऑफ लिविंग। ठीक है, सजीवों के कुछ लक्षण देखेंगे कि हम इसको सजीव क्यों बोल रहे हैं, है ना? तो हमारे पास या एनसीईआरटी ने हमें 5 पैरामीटर्स के बारे में बताया। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है ग्रोथ, ठीक है, जिसको वृद्धि बोलेंगे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय बोलेंगे। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कोशिकीय संगठन बोलेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जिसको जनन बोलेंगे। और लास्ट आता है कॉन्शसनेस, जिसको पर्यावरण के प्रति संवेदना। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रोथ। ग्रोथ आप सभी जानते हैं कि ग्रोथ किस किस में हो सकती है, कैसे कैसे फेजेस में हो सकती है। तो आप देखोगे जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो साइज में हो सकती है, वो वॉल्यूम में हो सकती है, ठीक है, वो सरफेस एरिया में हो सकती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके इसके यूनिट्स आप देख सकते हो, ग्रोथ की इकाइयां देख सकते हो आप अलग अलग तरीके से। ठीक है, पहली बात इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो मैंने आपको व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है, में जो केमिकल रिएक्शंस जो मैंने बताई थी, उसी को आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एक साथ एक सेल में होते हैं, उसको आप मेटाबॉलिज्म या उपापचय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने कहा कि हर एक लिविंग, हर एक सजीव सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, और कोशिका से मिलकर वो एक कॉमन स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है, एक संरचना ले लेता है। ठीक है, बना तो वो सेल से है, लेकिन एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेता है, एक कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना बना लेता है। उसको क्या बोल रहे हो आप? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जनन। तो आपने देखा होगा कि हर एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव को भी देख लो और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव को भी देख लो कि एक जो लिविंग है, एक जो सजीव है, वो अपने ही जैसे दूसरा सजीव बना लेता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप? रिप्रोडक्शन, जनन बोलोगे। नेक्स्ट है कॉन्शसनेस, पर्यावरण के प्रति संवेदन। अब ये जो टॉपिक है, इसको आप प्योरली डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका आंसर अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को मिला नहीं कि भाई कॉन्शसनेस है क्या। आप किसको कॉन्शसनेस बोलोगे? आप किसको पर्यावरण के प्रति संवेदना बोलोगे? ये ऑलवेज टच नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है कि किसी ने मुझे मारा, तो मैं क्या शांति से बैठे रहूंगी चुपचाप कि भाई हाँ मार दिया, मैं मार खा लेती हूँ? ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं 2 और थप्पड़ लगा दूंगी। ठीक है, आपको किसी ने मारा, आप 4 और गिन दोगे कि भाई क्या ऐसे मार दिया। ठीक है, तो वो उसको भी हम कॉन्शसनेस बोलेंगे कि भाई देखो, संवेदना, उद्दीपन उधर से आया। ठीक है, उद्दीपन आया, स्टिमुलाई आया, अब मैं शांत नहीं बन रही हूँ, मैं उसके प्रति रिस्पॉन्स शो कर रही हूँ। तो वो एक प्रकार का वो भी कॉन्शसनेस है, वो भी क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदन। उधर से कुछ आ रहा है, हम दे रहे हैं, इधर से रिस्पॉन्स करना, वो क्या कहलाता है? कॉन्शसनेस कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं, आपके 5 जो पैरामीटर है, ये प्योरली आपका डिफाइन कर देती है कि भैया लिविंग क्यों है और नॉन लिविंग क्यों। इससे पहले इस पैरामीटर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे ही, चलो, कि ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये तो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ लक्षण बता देती हूँ, कुछ फीचर बता देती हूँ जो इस 5 कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये 5 जो कैरेक्टर, जो 5 पैरामीटर है, इसको डिफाइन करेंगे आपके 2 फीचर।
पहला है डिफाइनिंग फीचर, दूसरा है आपका फंडामेंटल फीचर। डिफाइनिंग फीचर और फंडामेंटल फीचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डिफाइनिंग फीचर को आप क्या बोल रहे हो? डिफाइनिंग फीचर को आप विशिष्ट लक्षण बोल देते हो, ठीक है, और फंडामेंटल फीचर को आप मूल लक्षण बोल देते हो। अभी क्या है मैम? विशिष्ट लक्षण क्या है, मूल लक्षण क्या है, डिफाइनिंग फीचर क्या है, फंडामेंटल फीचर क्या है? आपने तो अभी बोला कि लिविंग और नॉन लिविंग को हमें परिभाषित करना है, अगर हमें अलग अलग डिफाइन करना है तो उसके लिए 5 पैरामीटर होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस, ठीक है। फिर ये क्या है? ये उन 5 लक्षणों को परिभाषित करता है। उस 5 लक्षणों का ये एक फीचर है, ये एक लक्षण है, ठीक है। कि आप कैसे कैसे आप बोलोगे कि भाई ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो रहा है, ये आप कैसे बोल रहे हो? ये बता रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, विशिष्ट लक्षण, ध्यान से सुनना। जो विशिष्ट लक्षण है, जो डिफाइनिंग फीचर है आपका, इसको आप देखो कि पहली बार अगर मैं इसको ये देखूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मतलब है? सभी सजीवों में उपस्थित, पहली बात, ठीक है। पहली बात आप ये बोलोगे कि जो डिफाइनिंग फीचर है, जो विशिष्ट लक्षण है, वो सभी सजीवों में दिखाई दे रही है, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अपवाद नहीं है इसका, कोई अपवाद नहीं है, नो एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। इससे बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है। आप डिफाइनिंग फीचर, विशिष्ट लक्षण में ये देखोगे कि ये सभी लिविंग में पाए जा रहे हैं, सभी सजीवों में पाए जा रहे हैं, कोई भी ऐसा सजीव नहीं है जिसमें ये वाला लक्षण नहीं दिखाई दे, मतलब कि कोई अपवाद नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या बोलोगे? विशिष्ट लक्षण। अब विशिष्ट का मतलब यूनिक भी होता है, ठीक है। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि ऐसा चीज जो सिर्फ और सिर्फ सजीव में दिखाई दे रहा है, ना तो लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं है, निर्जीव में है ही नहीं, सिर्फ सजीव में है, और सारे सजीव में है, 100% सजीव में है, ठीक है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई भी अपवाद नहीं। समझ में आ रही है बात? दूसरी अगर मैं बात करूं फंडामेंटल फीचर की, तो भाई फंडामेंटल जो फीचर है आपका, जो मूल लक्षण है आपका, ये हम बोलेंगे, ठीक है, ऑल लिविंग में होता है, ठीक है, ऑल लिविंग में होता है, सभी सजीव में होता है, ठीक है, सभी सजीव में तो होता ही होता है, ओके, ठीक है, मान लिए। लेकिन भाई यहाँ अपवाद है, एक्सेप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्शन आपको दिखाई देगा का मतलब क्या है? दो तरीके से आप इस अपवाद को समझ सकते हो, एक्सेप्शन को समझ सकते हो कि भाई ये अपवाद ये बोल रहा है कि आपको कुछ नॉन लिविंग में ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कुछ नॉन लिविंग में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, निर्जीव में आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगी। लेकिन और दूसरी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि भाई कुछ सजीव में नहीं भी होती, ठीक है, कुछ सजीव में आपको नहीं देखने को मिलती। क्या बोल दिए मैम? हमको तो समझ ही नहीं आया, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो
जो हमने 5 पैरामीटर पढ़े थे, ठीक है, अभी जो हमने 5 पैरामीटर पढ़े, उस पांचों पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको एक लक्षण बताया, ठीक है, जो लक्षण है डिफाइनिंग फीचर और फंडामेंटल फीचर, विशिष्ट लक्षण और मूल लक्षण। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले विशिष्ट लक्षण की। विशिष्ट का मतलब ही यूनिक होता है। विशिष्ट का मतलब ही क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक मतलब कि सिर्फ किसी एक में ही होगा, सब में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, सजीव और निर्जीव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सजीव में आपको ये लक्षण दिखाई देंगे। ऐसे लक्षण को क्या बोलोगे? विशिष्ट लक्षण, जो सिर्फ सजीव में दिखाई देते हैं और निर्जीव में आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात, कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि भैया एक इस सजीव में है और उस सजीव में नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। हर आपको सारे सजीव में ये चीजें दिखाई देगी। ऐसे लक्षण जो पूरे 100% सजीव में आपको दिखाई दे रही है, उसको क्या बोल दोगे? विशिष्ट लक्षण। ठीक है, सभी सजीवों में उपस्थित होते हैं और कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं होता। समझ में आएगी बात? ठीक है, वैसे ही अगर मैं मूल लक्षण की बात करूं, फंडामेंटल फीचर की बात करूं, तो भाई जो फंडामेंटल फीचर है, ठीक है, एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है और लिविंग में होता है, सभी सजीवों में दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ अपवाद की कर रहे हैं, एक्सेप्शन की कर रहे हैं कि नहीं, इसमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरीके से सभी सजीव में होगा, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी आपको दिखाई देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि सभी सजीवों में नहीं दिखाई देगा, कुछ सजीव ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे हैं वो लक्षण। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ठीक है, तो कुछ ऐसे सजीव हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे सजीव हैं जो भाई जनन नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। अब रिप्रोडक्शन नहीं करते इसलिए मैं उसको सजीव ना मानूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो है सजीव पर ये अपवाद है ना, एक्सेप्शन। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? मूल लक्षण, फंडामेंटल फीचर। ठीक है, दूसरी बात कि कभी कभी ऐसे लक्षण जो सजीव में भी है तो आपको निर्जीव में भी देखने मिलेंगे। ऐसे लक्षण जो सजीव में है पर भी आपको वैसे सेम लक्षण आपको निर्जीव में भी देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल, वृद्धि। हम अभी जस्ट इसके बाद वो आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है? अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम एक बार और समझा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक बार और समझा दूंगी। ठीक है, जिसको भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी में सारा कुछ दिया हुआ है, आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे मेन हमारे 5 पैरामीटर के बारे में वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं पहला पैरामीटर से, जो कि है ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है, तो नॉर्मली जो वृद्धि है, नॉर्मली जो ग्रोथ है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, ग्रोथ मतलब वृद्धि होना, बढ़ना, है ना। तो यहाँ पे हम ग्रोथ को 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है, या आयतन में वृद्धि हो रही है, या साइज में वृद्धि। ठीक है, तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन साइज, शेप और वॉल्यूम। तीनों प्रकार की वृद्धि को, तीनों प्रकार की ग्रोथ को आप ग्रोथ बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो कैसा अभिलक्षण है? तो वो द्वियुग्मी अभिलक्षण है, ट्विन कैरेक्टर है। क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, तो ग्रोथ को आप एक ट्विन कैरेक्टर या द्वियुग्मी अभिलक्षण क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो हम नॉर्मली ग्रोथ को द्वियुग्मी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो 2 प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी देखने को मिलती है? तो इंक्रीज इन नंबर, पहली बात, और दूसरी बात है ये इंक्रीज इन मास। क्या मतलब है इसका? संख्या में वृद्धि भी एक टाइप की वृद्धि है। ठीक है, और दूसरा है भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, इसे भी आप वृद्धि बोलोगे। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द दिया है द्वियुग्मी अभिलक्षण।
अभिलक्षण ट्विन कैरेक्टर। ठीक है, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसे बोला गया है कि भाई जो ग्रोथ है वो ट्विन कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, जो वृद्धि है वो द्वियुग्मी अभिलक्षण दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि इनमें संख्या में भी वृद्धि होती है और भार में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आप, ये एक आपकी प्लेट है जिसको हम पेट्री डिश बोलते हैं अगर हम बायो की भाषा में बात करें तो। ठीक है, ये एक पेट्री डिश है। यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया रखी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया रखी और इस बैक्टीरिया को मैंने ग्रो करने के लिए छोड़ दी मान आधा घंटा। ठीक है, हमने इसको आधा घंटा छोड़ दिया, मान लो चलो 1 घंटा छोड़ दिया। ठीक है, 1 घंटे बाद आप आके देखोगे तो यहाँ पे पूरी प्लेट में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे। ये देखो, पूरी प्लेट भर आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे। इसका मतलब ये कौन सी वृद्धि कहलाई? आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैसी वृद्धि? संख्या में वृद्धि है। ठीक है, संख्या में वृद्धि है। यहाँ पे आपने एक बैक्टीरिया छोड़ा था और अब आप 1 घंटे बाद आके देख रहे हैं यहाँ हजारों मिलियन ऑफ बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि एक बैक्टीरिया से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन रहे हैं, मतलब कि संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब मैं भार में वृद्धि की बात करूँ। ठीक है, जब आप इतने से थे, जब आप जस्ट पैदा हुए थे, अब धीरे 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 आप क्या कर रहे हो? वृद्धि कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने संख्या में वृद्धि बोली, बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हुई। अब अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, ह्यूमंस की या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, बहुकोषी की बात करूं, तो क्या हमने संख्या में वृद्धि होती है? क्या आपको मैं 1 दिखाई दे रही हूँ, कुछ समय बाद 1 घंटे बाद 2-3 और दिखाई दे दूंगी? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बाहरी तौर पे अगर मैं देखूं तो बैक्टीरिया में संख्या में वृद्धि मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें संख्या में वृद्धि बाहरी तौर पे तो नहीं होती। एक्सटर्नली आप अगर देखोगे तो नहीं हो रही है। तो कौन सी वृद्धि हो रही है? भार में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज इन मास। ठीक है, जब मैं इतनी सी थी तो कम भार की थी, धीरे 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 इतनी हुई तो ज्यादा भार की हुई। ठीक है, मेरा मास बढ़ रहा है, ना कि संख्या। समझ में आ गया? ठीक है, इसीलिए हम जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसको ट्विन कैरेक्टर बोल रहे हैं। भैया दोनों तरीके को हम वृद्धि ही बोलेंगे। संख्या में भी ये भी वृद्धि है, 1 से 2 होना, 2 से 3 होना। ठीक है, ये भी एक वृद्धि है और ये भी एक वृद्धि ही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज है ट्विन कैरेक्टर भी। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विन कैरेक्टर क्या है, द्वियुग्मी अभिलक्षण क्या है। ठीक है, चलिए अब ये तो देख लिए हमने कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो सामान्य तौर पे हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे कैसे परिभाषित कर सकते हो कि ऐसी, ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें संख्या में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है, और कुछ में कैसी हो रही है? भार में वृद्धि हो रही है, तो नॉर्मली हम इसको वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, अब वृद्धि भी 2 टाइप की होती है। वृद्धि के जो प्रकार हैं वो भी कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं वृद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ ग्रोथ। चलिए, ठीक है, अब मैं वृद्धि के प्रकार टाइप देते हैं। 2 टाइप के होंगे। पहला इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब यहां पे ये देखो कि भाई इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है? तो इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब आप बोलोगे आंतरिक वृद्धि, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? तो एक्सट्रिंसिक का मतलब आप बोलोगे बाहरी वृद्धि, अब बोलोगे मैम दोनों टाइप का मतलब क्या है भाई? इंट्रिंसिक क्या है और सॉरी
ठीक है। इंट्रिंसिक क्या है, आंतरिक वृद्धि क्या है, और एक्सट्रिंसिक क्या है, बाहरी वृद्धि क्या है। इंट्रिंसिक का मतलब साफ साफ हमें पता चल रहा है इंटरनल, इंटरनल है ना, अंदर। ऐसी वृद्धि जो आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, लेकिन वो अंदर हो रही है। जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने देखा होगा, जो हमारा भार में वृद्धि हो रही है, ठीक है, इंक्रीज इन मास जो मैंने बोली, वो क्यों हो रहा है? अंदर जो हमारे अंदर सेल्स हैं वो कैसी हो रही है, डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, हमारे भार में वृद्धि आ रही है। तो जो सेल डिवाइड हो रही है, क्या वो आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन है, ठीक है, कोशिका विभाजन, ये कौन सी वृद्धि हुई? इंट्रिंसिक वृद्धि हुई, इंटरनल हुई, ठीक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहरी जो वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो बाहरी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब बाहरी वृद्धि कैसी होती है? अब बाहरी वृद्धि आप देखना कि रेत का टीला, रेत का टीला या बर्फ का पहाड़, बर्फ का पहाड़, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या लिख दिए थे, रेत का टीला देखो, ये मान लो ये रेत है, ये रेत है, ये रेत है, रेत है, रेत है, बहुत सारी रेत है, ठीक है। आपने क्या किया, आजू बाजू की रेत को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ की रेत यहाँ लेके आ रही हूँ, ये थोड़ा ऊंचा हुआ, ठीक है, फिर और बहुत सारी लेके आ रही हूँ, लो लो लो, ये बड़ा 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 बड़ा, ये, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे कि भाई आपकी रेत ऐसी रखी थी, आपने क्या किया, बाहर की इधर उधर की रेत सब इकट्ठा करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने को मिला कि भाई रेत का एक टीला खड़ा हो गया, सैंड ड्यून बन गया, ठीक है। तो पहले वृद्धि बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी, ठीक है, समतल था, प्लेन। अब क्या हो गया, इतनी ग्रोथ हो गई है, देखो, ठीक है, पहले बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी और अब मुझे इतनी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये भी तो क्या है, वृद्धि ही है कि नहीं, बताइए, ये भी वृद्धि है, ये भी ग्रोथ है, ठीक है। तो इसी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, बाहर से देख रही हूँ, भाई वहां हो रही है, मेरे सामने हो रही है, मैं खुद कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाहरी वृद्धि, एक्सटर्नल। ऐसे ही बर्फ का पहाड़ अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो एक जगह बर्फ गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, जैसे हिमालय वगैरह में आप देख लो बर्फ का पहाड़ आपको दिखाई दे जाएगा। वो भी क्या है, वो भी कभी वहां पहाड़ नहीं था, लेकिन अब वहां पहाड़ है। क्यों है, क्योंकि बर्फ इकट्ठा हो रही है एक जगह, ठीक है। तो वो भी एक टाइप की क्या है, वृद्धि है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक वृद्धि और एक्सट्रिंसिक वृद्धि, ठीक है। आंतरिक वृद्धि और बाहरी वृद्धि। आंतरिक वृद्धि में हम क्या बात करेंगे कि सेल का डिवाइड होना, ठीक है, कोशिका विभाजित हो रही है जिसके कारण वृद्धि हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल वृद्धि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कोशिका का लेना देना ही नहीं है, आपको बाहरी वृद्धि दिखाई दे रही है, बाहर से कोई चीज इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। देखो कैसे लिखते हो तो पता है, ठीक है, क्या हो रहा है, मटेरियल का इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने रेत का टीला की बात करी, तो रेत को हम इकट्ठा कर रहे हैं जिसके कारण हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ऐसी वृद्धि को क्या बोलोगे, एक्सटर्नल, बाहरी वृद्धि बोलोगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ दिक्कत ये है, ठीक है, समझ में आ गया मुझे, ठीक है। इंटरनल वृद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो जो इंटरनल वृद्धि है ये आपको कहाँ दिखने को मिलेगी, ये आपको लिविंग में दिखेगी। सजियों में आपको ऐसी वृद्धि देखने को मिल जाएगी,
ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है, बाहर एक्यूमुलेशन से, मटेरियल के एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होने से जो बन रहा है, ये आपको लिविंग में नहीं दिखाई देगी, ये आपको नॉन लिविंग में दिखाई देगी, ठीक है। ये आपको कहाँ दिखाई देगी? इंडिविजुअल में, नॉन लिविंग में। समझ में आने का? अब यहाँ पे, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको, बहुत सिंपल है, कोई गणित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, लिविंग में भी आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पढ़ा है, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पढ़ा है। तो भाई एक कोशिकीय की बात हमने कर दिए थे कि संख्या में वृद्धि होती है ना। जैसे बैक्टीरिया की बात की है हमने कि बैक्टीरिया को आप एक जगह रख दो, 1 घंटे बाद आओगे तो मल्टीपल ऑफ बैक्टीरिया आपको दिखाई देगी, ठीक है। बहुकोशिकीय में जो वृद्धि हो रही है वो सेल के डिवीजन से हो रही है, ये चीज भी हमने देख ली है, ठीक है। सेल की डिवीजन कोशिका के विभाजन से हो रही है। यहाँ पे बात दो चीज की आती है, कौन कौन सी बात आती है कि पहला प्लांट में भी कैसी वृद्धि होती है और दूसरा एनिमल में कैसी वृद्धि होती है, ठीक है। दो चीजों के बारे में आपको यहाँ देखना है कि प्लांट में कैसी ग्रोथ हो रही है और एनिमल में कैसी ग्रोथ। तो अगर मैं प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करूं, ठीक है, प्लांट की वृद्धि के बारे में बात करूं तो ये कैसी हो रही है? कंटिन्यूअस हो रही है। कंटिन्यूअस क्यों हो रही है? हमेशा जब तक जो प्लांट है, जब तक जिंदा रह रहा है, जब तक वो वृद्धि कर रहा है, तब तक वो ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है। जब वो मर जाएगा तब उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक वो वृद्धि करते रहता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते रहती है, उसकी कंटिन्यूअसली हाइट बढ़ते रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूअसली ब्रांचेस बढ़ते रहेंगे, आपने देखा। लेकिन अगर मैं एनिमल की बात करूं तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होती, यहाँ पे एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ये कैसे हुआ आप बताइए? चलिए, ये कैसे होगा कि जो प्लांट है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहे हैं और एनिमल कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। एक टाइम के बाद आपने सुना होगा कि 22 या 23 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। पुराने मम्मी पापा, दादा दादी से आपने सुना होगा कि भाई इतनी एज हो गई, अब हाइट नहीं बढ़ेगी इसकी, तो या नहीं बढ़ेगी इसकी हाइट, सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एनिमल में जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद रुक जा रही है, लेकिन प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होते जा रही है? ये इसलिए होता है क्योंकि प्लांट के पास एक सेल है। कौन सी सेल है? विभज्यो ऊतक। विभज्यो ऊतक नाम सुना है आपने, ठीक है, सुने होंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक सेल बोला जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल बोला जाता है। प्लांट के पास ये स्पेशल टाइप की सेल होती है, विभज्यो ऊतक, मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे भी चैप्टर में है हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ ओवरव्यू आपको बता दे रही हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे काम करते हैं। ये हो गया होगा शायद, मैं यहाँ बता दे रही हूँ। मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, विभज्यो ऊतक है प्लांट की, ठीक है। इनमें डिवाइड हो रहा है, किसका? कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको विभाजित करेंगे तो ये एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? 2 सेल बन जाएगी। तो ये एक सेल है, एक सेल से मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, बीच से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 सेल, ठीक है। ये एक सेल थी हमारे पास, ये अब 1 और 2 सेल बन गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। इसके बाद इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वापस, मान लो ये पहली वाली जो सेल है वापस से डिवाइड होने जा रही है, ठीक है, लेकिन ये दूसरी जो सेल है ये वापस क्या करेगी? घूम के ग्रोथ करेगी, ठीक है, दूसरी सेल, ठीक है। तो ये पहली वाली सेल कैसी होगी? वापस से डिवाइड करेगी, ये वापस से 1 से 2 बन गई, ठीक है। ये फिर से डेवलपमेंट में चलेगी,
इधर विकास करने चले गए ये, ठीक है, लेकिन ये फिर से ग्रोथ हो रही है। वापस इसको डिवाइड करो, चलो, फिर ये 1 से 2 हो गई, ठीक है। हम सिर्फ ये फर्स्ट नंबर वाली सेल को डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड नंबर वाली जो सेल है विकास करने चलेगी, डेवलपमेंट करने चलेगी, ठीक है। कोई पत्ती बनाएगी, कोई जड़ बनाएगी, कोई फूल बनाएगी, ठीक है। ये डेवलपमेंट करने चलेगी, पौधे का विकास करने चलेगी। लेकिन जो पहली वाली सेल है वो कंटिन्यूअस क्या हो रही है, डिवाइड होते जा रही है और 1 से 2 बनाते जा रही है। इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। लेकिन अगर मैं एनिमल के केस में बात करूँ तो ऐसी कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल, कोई भी विभज्यो तक एनिमल ने नहीं पाया जाता, जिसके कारण एक टाइम के बाद हमारे अंदर कैसी ग्रोथ होती है देखना जरा, ठीक है। हमारे अंदर जो एनिमल के अंदर है वो ग्रोथ होती है ऐसी कि भाई एक सेल से ये डिवाइड होके 2 सेल बना लिए, ठीक है। यहां से इस सेल ने वापस से 2 बना लिया, इस सेल ने वापस से डिवाइड होके 2 बना लिए, तो 2 सेल से कितनी बन गई, 4 बन गई, ठीक है। ये वापस से डिवाइड होगा, इसने 2 बनाया, इसने 2 बनाया, इसने 2 बनाया और इसने, तो 4 सेल ने कितने बनाए, 8 बनाए, ठीक है। 8 से कहाँ जाएंगे हम, 16 में जाएंगे और 16 से 32 में जाके रुक जाएंगे। इसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। 32 में जाके हम रुक जाते हैं, 32 के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। फिर बोलोगे कैसे जिंदा है, अगर सेल डिवाइड ही नहीं हो रही है तो हम जिंदा कैसे हैं, ये भी दिमाग में आ रही होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिवाइड होती है लेकिन ग्रोथ के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए नहीं होती, सिर्फ रिपेयर के लिए होती है। कैसी रिपेयर, मान लो आपको यहाँ चोट लग गई है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे चोट लग गई है, तो आपने देखा होगा चोट कुछ दिन बाद धीरे 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 करके आपकी स्किन वहाँ पे भर जाती है ना, फील हो जाती है। वो क्यों हो रहा है, वो डिवीजन, सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो रिपेयर के लिए कर रही है। ग्रोथ के लिए आपकी सेल डिवाइड करना बंद हो जाती है एक टाइम के बाद। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है आपकी ऐसी 2 टाइप की होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए है, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैं कल बताऊंगी आपको, लेकिन आप लोग कमेंट कर दो कि मैंने जो आपको 2 लक्षण बताए हैं, ठीक है, 2 जो फीचर के बारे में हमने बात किए थे, विशिष्ट लक्षण और मूल लक्षण, है ना, डिफाइनिंग फीचर और फंडामेंटल फीचर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो क्या है, वो डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, विशिष्ट लक्षण है, या वो फंडामेंटल फीचर है, मूल लक्षण है, ठीक है, विशिष्ट लक्षण है या वो मूल लक्षण है, इसका आंसर मुझे आप दोगे। मैंने आपको ग्रोथ के बारे में पूरा डिटेल बता दी हूँ कि भाई ग्रोथ 2 टाइप की होती है, इंट्रिंसिक भी होती है और एक्सट्रिंसिक भी होती है, मतलब कि आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है, ठीक है। कैसे आंतरिक होती है और कैसे बाहरी होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि बताइए जो ग्रोथ है वो फंडामेंटल फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट लक्षण है या मूल लक्षण है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। और आज की जो क्लास है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पैरामीटर पे जाएंगे। बाकी आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।